इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई क्यों इस प्रदर्शन के दौरान? नहीं देखिए, जो ज़्यादातर होता है इस तरह का स्थिति में कि एक टेंशन का माहौल बनता है। दोनों ही तरफ बोल रहा है, मतलब एक तरफ तृणमूल वाले बोल रहे हैं कि इसको इंटेंशनली भेजा गया, मतलब कैमरा के सामने लाने के लिए इनको भेजा गया उस तरफ, और ये अभी लौट के आ भी रहा है और इनके ऊपर कोई प्रेशर उस तरह से नहीं था। इनको बीजेपी ने भेजा है और बीजेपी का कहना है कि इनका घर तोड़ दिया गया, जो कि घर तोड़ा भी गया है। बहुत सारे गाड़ी में भी आग लगाया गया है, प्रॉपर्टी दोनों तरफ के नुकसान हुआ है। हिंदुओं का भी दुकान तोड़ा गया है, मुसलमानों के भी तरह तोड़ा गया है। एक मेरा ये सवाल है आपसे कि एक आरोप लग रहा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर, और वो आरोप ये लगता है कि वो अपने राज्य के अल्पसंख्यकों को खुश करने के चक्कर में जो लोग हिंसा फैला रहे हैं, जो लोग हिंदुओं का घर जला रहे हैं या उनको पलायन होने पे विवश कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद के मामले को पार्टी बहुत अच्छे से नहीं उठा रही है। मतलब सेंट्रल लीडरशिप जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो इसको हाँ। बहुत प्रोमिनेंटली नहीं उठा रहा है। आपको भी लग रहा है क्या कि संदेश खाली को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फ्रंट फुट पे रह करके उठाया था, मुर्शिदाबाद के मामले पे पार्टी थोड़ा बच-बच के कदम उठा रही है? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे की राजनीति क्या है? कैसे ममता बनर्जी सरकार उस हंगामे को डील करने में सफल हुई या असफल हो गई? भारतीय जनता पार्टी को इस सबसे क्या फायदा होने वाला है? पश्चिम बंगाल की राजनीति इससे कैसे प्रभावित होगी? इन सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं शुभोजीत बागची। शुभोजीत बागची पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कलकत्ता से जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति पर लिखते रहे हैं। इस मामले पर, मुर्शिदाबाद के मामले पे भी हाल में उन्होंने एक इंटरनेशनल पोर्टल पे रिपोर्ट किया है। ऑफ कैमरा में शुभोजीत दा, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि जो अभी एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि वक्फ कानून तो लागू हुआ, देश के कई इलाकों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की खबरें आई, लेकिन मुर्शिदाबाद में हिंसा शुरू हो गई। इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई क्यों इस प्रदर्शन के दौरान? नहीं देखिए, जो ज़्यादातर होता है इस तरह का स्थिति में कि एक टेंशन का माहौल बनता है, जो कि यहाँ पे भी बना था। वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट जो है, उसको लेके प्रदर्शन चल रहा था पश्चिम बंगाल में, कुछ दिनों से चल रहा था। तो हर जगह हो रहा था, कलकत्ता में भी हो रहा था, दूसरे जगह भी हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था। आबादी यहाँ पे मुसलमानों का करीब-करीब 30% है, तो इस हिसाब से वहाँ पे भी क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा हो रहा था, इसलिए कि वहाँ पे करीब-करीब 70% वहाँ के आबादी है, माइनॉरिटी आबादी है। तो ज़्यादा हो रहा था नेचुरली, तो ये सभी पीसफुल था, मतलब बहुत सारे प्रदर्शन हुआ है वहाँ पे, लेकिन सभी पीसफुल था। लेकिन एक हादसा ऐसा हो गया कि कुछ पथराव हुआ एक जगह और वहाँ पे गोली चल गया। हालाँकि ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, किसने चलाया गोली ये पता नहीं चल रहा है। ये लोगों का कहना है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलाया है, कोई पुलिस का नाम बोल रहा है, कोई बीएसएफ का नाम बोल रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि गोली उनके तरफ से चला था, तो उसमें एक लड़का को गोली लगा और टेंशन बढ़ा इसके कारण। तो ये फ्राइडे का घटना है। फ्राइडे शाम को ये हुआ था, उसके बाद सब कुछ शांत हो गया था। इसके बाद करीब करीब सुबह, सैटरडे सुबह कुछ लोग फिर से कुछ तनाव का सिचुएशन हो गया कुछ कुछ क्षेत्र में। जो शमशेरगंज के धुलियान जो म्यूनिसिपैलिटी है, वो म्यूनिसिपैलिटी के अंतर्गत एक वार्ड में कुछ तनाव हो गया और उसके कारण एक फादर एंड सन को पीटा गया और मारा गया और टेंशन बढ़ गया इसके कारण। और इस बीच वो लड़का जिसको गोली लगा था फ्राइडे शाम को, वो भी मर गया सैटरडे को। तो 3 लोगों का मौत हो गया सैटरडे, और इसके बाद टेंशन बढ़ता गया। बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुआ, सभी तरफ से हुआ। कुछ जगह ऐसा हुआ जहाँ से हिंदुओं को अपना घर छोड़ के मालदा, मतलब मुर्शिदाबाद से मालदा जाना पड़ा, मतलब रिवर क्रॉस करके। तो इस तरह से हुआ। और दोनों, मतलब पुलिस का जो जो इस हालात में पुलिस हमेशा कहता है, सिक्योरिटी फोर्सेस कहता है कि ये कोई अनआइडेंटिफाइड मिसक्रिएंट्स जिन्होंने ये किया है। तो ये तो हमेशा यही बोला जाता है।
यहाँ पे आपको पता है कि बीजेपी एक आर्म फोर्स, आई मीन मेन अपोजिशन पार्टी है, उनके तरफ से तृणमूल को ब्लेम किया जा रहा है, तृणमूल के तरफ से बीजेपी को ब्लेम किया जा रहा है, तो ये चल रहा है। आई मीन ये जो सिचुएशन, लेकिन ये मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो पूरा प्रदर्शन है वो वक्फ बिल के खिलाफ शुरू हुआ, झड़प भी जो हुई होगी वो प्रदर्शनकारियों की हुई होगी पुलिस के साथ, मैं ये मान के चल रहा हूं। पथराव हुआ होगा, फिर पुलिस की तरफ से लाठियां चली होंगी, या जो कुछ भी हुआ, सड़कें जाम हुई। इसमें अल्पसंख्यक हिंदुओं को अपना घर छोड़ करके क्यों जाना पड़ा, उनको रिवर क्रॉस करके मालदा क्यों जाना पड़ा, ये स्थिति क्यों हो गई? ये स्थिति, इनका कहना है कि वहां पे बहुत ज्यादा टेंशन था, उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था और उनको घर छोड़ने के लिए कहा गया था, तो ये घर छोड़ के उधर जो सेफ जगह है वहां पे चला गया। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इनको फोर्स करके वहां पे भेजा गया। मतलब किसने ये फोर्स किया, किस तरह का फोर्स था, किसने किया था, ये अभी तक एटलीस्ट मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये तो हम स्पॉट पे नहीं गया, तो इसके कारण हमको पता नहीं है कि किसने प्रेशराइज किया। लेकिन ये दोनों ही तरफ बोल रहा है, मतलब एक तरफ तृणमूल वाले बोल रहे हैं कि इसको इंटेंशनली भेजा गया, मतलब कैमरा के सामने लाने के लिए इनको भेजा गया उस तरफ, और ये अभी लौट के आ भी रहा है और इनके ऊपर कोई प्रेशर उस तरह से नहीं था, इनको बीजेपी ने भेजा है। और बीजेपी का कहना है कि इनका घर तोड़ दिया गया, जो कि घर तोड़ा भी गया है, बहुत सारे गाड़ी में भी आग लगाया गया है, प्रॉपर्टी दोनों तरफ के नुकसान हुआ है, हिंदुओं का भी दुकान तोड़ा गया, मुसलमानों के भी तरह तोड़ा गया है। तो ये अभी आपस में चल रहा है, मतलब इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, ये चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, पता नहीं ये सब इन्वेस्टिगेशन का नतीजा कभी सामने आता नहीं है। और आता नहीं है, दुखद यही है। यही सिचुएशन है, मतलब जो इन्वेस्टिगेट, मतलब हमने देखा भी है ऐसा कि जब इस तरह का एक रायट सिचुएशन हो जाता है तब पता नहीं चल पाता है, मतलब एग्जैक्टली किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, क्यों वहां पे इसका कौन इसका फायदा लेना चाहता था, ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे हादसे, ऐसे दंगे या ऐसे ऐसे जो जातीय दंगे और हिंसा भड़कते हैं, उनका कभी असल में पता नहीं चलता कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, जबकि बड़े सवाल यही होते हैं। एक मेरा ये सवाल है आपसे कि एक आरोप लग रहा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर, और वो आरोप ये लगता है कि वो अपने राज्य के अल्पसंख्यकों को खुश करने के चक्कर में जो लोग हिंसा फैला रहे हैं, जो लोग हिंदुओं का घर जला रहे हैं या उनको पलायन होने पे विवश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़े कदम नहीं ले रही है। यह आरोप लग रहा है, विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है ममता बनर्जी पर। मैं आपसे पूछता हूं, बतौर पत्रकार, आपने, भले आप उस जगह पे नहीं गए होंगे, लेकिन आपको एक सेंस एक दिख रहा होगा कि इस पूरी घटना पे पश्चिम बंगाल सरकार ने कैसी कार्रवाई की, कड़ी कार्रवाई की या जाने दिया, होने दिया जो हो रहा था। क्या कहेंगे आप, ममता बनर्जी के सरकार ने जैसे इसको टैकल किया, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो जो घटना जो हुआ था, उसके 24 घंटे के अंदर इसको कंट्रोल कर, मतलब ये फैल सकता था, बहुत ज्यादा फैल सकता था, बहुत स्प्रेड हो सकता था। और ये बगल में जो डिस्ट्रिक्ट है मालदा, वो भी एक मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे फैल सकता था। ये बांग्लादेश एकदम बॉर्डर में है, 125 किलोमीटर का बॉर्डर है मुर्शिदाबाद के साथ बांग्लादेश का, तो ये बहुत बड़ा हो सकता था हादसा। लेकिन ये इसको तो कंट्रोल कर लिया गया है, और कोई डेथ नहीं हुआ, कुछ लोग इंज्योर्ड हुए, लेकिन वो फ्राइडे और सैटरडे में ही हुए। उसके बाद संडे से सेंट्रल फोर्सेस भी था, पुलिस, स्टेट पुलिस फोर्सेस भी था, तो इसको कंट्रोल कर लिया गया है। कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है। जो उन लोगों को अरेस्ट किया गया है उसमें ज्यादातर मुसलमान हैं ऑनेस्टली, और वो उसमें बहुत सारे गांव से ऐसे हमने फोन में बात किया जहां पे जो लड़के लोग हैं वो रात में घर में नहीं रह रहे हैं क्योंकि उनको अरेस्ट कर लिया जा रहा है। तो ये तो एक बात है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको बहुत लाइटली लिया है, लेकिन लाइटली लेता तो अभी, मतलब वहां पे 50, 60, 70, 80 लोग मर चुके होते। ये सिचुएशन इतना वोलाटाइल था। लेकिन एक सवाल यहाँ पे आपने जो सवाल पूछा है उसके सिलसिले में मैं ये बता सकता हूँ कि ये हुआ क्यों। क्योंकि अगर आप मुर्शिदाबाद को देखेंगे तो वहां पे पूरा का पूरा तृणमूल का कंट्रोल है, मतलब बीजेपी है ही नहीं वहां पे, है ही नहीं, मतलब एकदम बिल्कुल नहीं है। मतलब वहां पे 26 ग्राम पंचायत का सीट है, 26 में से 26 तृणमूल का है।
वहां पे 8 म्यूनिसिपैलिटी है, उसमें 7 तृणमूल का है और एक एडमिनिस्ट्रेटर है जहां पे इलेक्शन नहीं हुआ है, वो भी तृणमूल का एमएलए। वहां पे 22 एमएलए है जिसमें 20 तृणमूल का है। वहां पे 3 एमपी है, वो भी तृणमूल का है, तीनों के तीन। मतलब 99% कंट्रोल तृणमूल का है इलेक्टोरली। तो जहां पे एवरी टायर ऑफ गवर्नेंस, हर लेयर पे गवर्नेंस का हर लेयर पे, मतलब वो लोकसभा से लेके पंचायत समिति, पंचायत, ग्राम पंचायत, मतलब 250 ग्राम पंचायत है, शायद 230 235 तृणमूल का है। मतलब ओवरवेलमिंग कंट्रोल ऑफ तृणमूल, पॉलिटिकली अगर आप कहेंगे, इलेक्टोरली अगर आप कहेंगे, तो टोटल तृणमूल के कंट्रोल में। तो अगर ब्लेम किसी को, देखिए अगर कोई भी स्टेट में अगर दंगा फसाद हो जाए तो किसके लिए हुआ है ये दूसरा बात है, पहला ब्लेम तो चीफ मिनिस्टर या रूलिंग पार्टी के ऊपर जाएगा। अब कुछ नहीं कर सकते, वो कहीं भी हो, यूपी में हो, गुजरात में हो, कहीं भी हो, वो तो ब्लेम तो रूलिंग पार्टी के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी सिर्फ नहीं है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमने जो कहा करीब करीब 100% कंट्रोल, 100% कंट्रोल तृणमूल कांग्रेस का है। तो इस हालात में अगर कोई हो जाए जैसा हुआ यहाँ पे, तो इसका ब्लेम तो लेना पड़ेगा। का ब्लेम लेना पड़ेगा। मेरा सवाल एक ये भी है कि राजनीति जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, और खासतौर पे पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है कि एक दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही है जिससे वो राज्य में दाखिल हो सके। हालांकि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए वो एक अलग चीज है। तो एक कहानी ये भी चलती है कि राज्य में जितना हिंदू मुस्लिम होगा, ये नैरेशन चलता है, मैं आपसे सही गलत पूछ रहा हूं, कि एक नैरेशन चलता है कि पश्चिम बंगाल में जितना हिंदू मुस्लिम होगा, जितना हिंदू मुस्लिम के बीच में टकराव होंगी, जितनी ऐसी खबरें आएंगी, उतना भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होगा और टीएमसी को भी फायदा होगा। आप क्या समझते हैं, इसके पीछे राजनीति भी है क्या, राजनीतिक फायदे भी हैं क्या इस तरह के हिंसा के पीछे? देखिए मुझे लगता है कि आपने जो कहा है वो सही है, और वो यहाँ पे जो और एक मतलब उसको सीट नहीं मिलता है या वोट भी कम है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्टी है सीपीआईएम, जो कि रूलिंग पार्टी था बहुत सालों से। तो उनका भी ये कहना है कि ये पोलराइजेशन जो होता है, इस हिसाब से इलेक्शन में दोनों को फायदा होता है। मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी का फायदा ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आप 2019 का इलेक्शन देखेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, क्योंकि वो पहला इलेक्शन ऐसा था जिसमें मतलब एक जो मतलब 2014 में बीजेपी पावर में सेंटर में आया, 2016 का उसके बाद एक स्टेट इलेक्शन हुआ, उसमें ज्यादा बीजेपी का कुछ ग्रोथ हुआ उसमें। लेकिन 19 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज्यादा कैंपेन किया, और एक माहौल ऐसा था कि लगता है कि बीजेपी अभी जो 42 लोकसभा सीट्स है उसमें से ज्यादा सीट, करीब 25 या 30 सीट बीजेपी ले जाएगा। और बीजेपी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा, मतलब वो 30 तो नहीं कर पाया, लेकिन 18 तक चला गया था, मतलब ऑलमोस्ट 50-50 कर दिया था उस इलेक्शन में, और बहुत अच्छा परसेंटेज ऑफ वोट भी था। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ था कि उस इलेक्शन में 2000, अगर आप देखेंगे 2014 का लोकसभा इलेक्शन से, जहां पे हिंदू वोट बीजेपी को 21% मिला था, और बीजेपी को पश्चिम बंगाल में हिंदू वोट करीब 25-30% के आसपास ही मिलता रहा। वहां से 21% से 2014 में जंप करके वो 2019 में 57 हो गया था, मतलब 36% जंप हुआ था हिंदू वोट का। मैं वोट का नहीं बात कर रहा हूँ, हिंदू वोट का कंसोलिडेशन का बात कर रहा हूँ। हिंदू वोट का कंसोलिडेशन हो गया था, बहुत बुरी तरह से हो गया था। और जब ये हिंदू वोट कंसोलिडेशन हो गया था, तब ये नहीं लग रहा था कि ये सिर्फ मुसलमान वोट जो है 25, 26, 27% जो मुसलमान वोट है, उससे तृणमूल वो लोकसभा इलेक्शन निकल पाएगा। लेकिन मतलब बहुत, और उसके बाद सिचुएशन ऐसा हो गया था कि सबने मान लिया कि 21 में हार जाएगा तृणमूल कांग्रेस, और तृणमूल भी इतना प्रेशर में था कि उनको ये प्रशांत किशोर को, जो कि ममता बनर्जी लाना पड़ा, रेजिस्ट करता रहा कि प्रशांत किशोर को वो आने के लिए वो तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको लाना पड़ा, क्योंकि उनको लगा कि अभी हार जाएंगे 21 पे। और प्रशांत किशोर के कारण हो या पार्टी ने कुछ रेक्टिफिकेशन किया उसके कारण, जो भी हो, 21 में तृणमूल कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन और हिंदू वोट कंसोलिडेशन उतना होने नहीं दिया, जो कि 50 के नीचे चला गया। लेकिन वो जो हिंदू वोट कंसोलिडेशन हुआ 57%, और इसका बहुत सारा कारण था।
और वो पोलराइजेशन हो गया था। तो ये पोलराइजेशन अगर ज्यादा होता, अगर ये मुर्शिदाबाद जैसा इश्यूज, अभी 1 साल इलेक्शन का बाकी है, अगर इस तरह का इंसिडेंट और भी होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और पोलराइजेशन अगर बहुत ज्यादा होगा जैसा 19 पे हुआ था, तब तृणमूल का तो बहुत प्रॉब्लम होगा, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये एक, मान लीजिए कि ये बीजेपी का भी यही एक मकसद रहेगा कि ये पोलराइजेशन किसी भी तरह से, जिस तरह से वो कर पाए वो करेंगे, करने का कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, मुझे लगता है यही सबसे बड़ा इशू है जिसके ऊपर निर्भर करता है कि 2026 का इलेक्शन का नतीजा क्या होगा। आप बहुत सही तरीके से बता रहे हैं। मुझे उम्मीद है हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके सामने बिल्कुल एक नई तस्वीर खुल रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर के, मुर्शिदाबाद को सामने रख करके। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, और मुझे पता है कि आपके पास समय कम है, आपने ऑफ कैमरा में समय निकाला, इसके लिए ही मैं आपका आभारी हूं। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है इस सेगमेंट पर कि पश्चिम बंगाल की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की एंट्री, ममता बनर्जी किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उसमें रोकने की कोशिश कर रही हैं, इस सब के बीच जो आम लोग हैं, जैसे चाय की पटरी पे, मानता हूं मैं भी बिहार से हूं तो लोग मिलते होंगे, आपस में बैठते होंगे अखबार पढ़ने के लिए, आप लोग भी लोगों से मिलते होंगे, तो क्या सेंस आता है इस पूरी पॉलिटिकल उठापटक को लेकर के, लोगों के मन में क्या बात चल रही है? मतलब मैं कुल मिलाकर पूछूं तो ममता बनर्जी भी लंबे समय से पश्चिम बंगाल में शासन कर रही है, तो ममता बनर्जी का अपना ग्राफ कैसा है पश्चिम बंगाल में बतौर मुख्यमंत्री? नहीं, देखिए, एक जनरल एंटी इनकम्बेंसी जिसे हम कहते हैं, मतलब एक हवा जो रूलिंग पार्टी के खिलाफ, वो तो होता है। और अगर कोई पार्टी 15 साल पावर में रहेगा तो उसके खिलाफ 15-16 साल पावर में रहेगा, तो उसके खिलाफ एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी जो है वो तो डेमोक्रेसी में रहेगा, किसी भी देश पे होता है। हमारे स्टेट में भी, बहुत सारे स्टेट्स में भी हमने देख चुके हैं, इंडिया में भी देख चुके हैं, तो वो तो है, एक जनरल एंटी इनकम्बेंसी है। तृणमूल, और जैसा होता है हर स्टेट में, कुछ मैल गवर्नेंस होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, करप्शन होते हैं, तो इसके कारण लोगों को लगता है कि ये मतलब तृणमूल कांग्रेस को अभी जाना चाहिए। लेकिन जब वो बोलते हैं ये कि ये इनको जाना चाहिए, तो दूसरा सवाल आता है, तो इसके जगह कौन आएगा? जो कि एक, मान लीजिए कि अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो यही सवाल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, बीजेपी को अभी जाना चाहिए, कितना दिन हो गया और कितना दिन मोदी जी रहेंगे, बहुत तो काम किया, अब किसी और पार्टी को देखना चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि कौन आएगा, कौन? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, जो बीजेपी वाले भी पूछते हैं कि आएगा कौन। तो यहाँ पे भी ये सवाल होता है कि आएगा कौन। तो जब लोग बोलते हैं क्यों बीजेपी आएगा, तब यहाँ पे लोगों का मन में बीजेपी को लेके एक शंका है, और वो शंका को लेके बीजेपी कितना काम किया मुझे पता नहीं है, लेकिन करना चाहिए मुझे लगता है। वो शंका ये है कि क्या शंका है? शंका ये है कि देखिए, दो शंका है यहाँ पे। एक शंका ये है कि देखिए, यहाँ पे इस स्टेट में मुसलमान का आबादी कभी करीब 1/3 है, हमने जो कहा। तो यहाँ पे अगर एक माहौल ऐसा पैदा हो जाए, जो कि अनरेस्ट का माहौल पैदा हो जाएगा, तो उसमें रिटेलिएशन के भी चांस रहेगा। जैसे यहाँ पे मुसलमान का आबादी जैसा कि गुजरात में 7-8-9% था, वैसा नहीं है, 1/3 मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो अगर एक राइट सिचुएशन होता है, तो उसमें अगर मतलब माइनॉरिटी मरेगा तो मेजोरिटी भी मरेगा। आई मीन, इसका एक शंका, माइनॉरिटी को तो हमेशा शंका रहता है, लेकिन मेजोरिटी को भी यह शंका है कि अगर बहुत कुछ हद से, मतलब मान लीजिए मुर्शिदाबाद में भी 30-35% हिंदू है, तो वो आज किस हालात में है, ये भी एक सवाल है जो आपने शुरू में पूछा है। दूसरा, एक यहाँ पे बंगाली नॉन बंगाली का एक मुद्दा है। मतलब बीजेपी अभी तक जब कैंपेन होता है, जो भी होता है, बीजेपी, मुझे पता नहीं क्यों, बीजेपी सामने जो लोगों को कैंपेन के लिए लाते हैं, छोटा मोटा लीडर्स को बाहर से ले आते हैं, और वो बंगला नहीं बोल पाते। इनका ज्यादातर लीडर जो बाहर से आते हैं बंगला नहीं बोल पाते हैं, लोगों को पता नहीं कि हिंदी में बात करता है। तो इसका एक सेंटिमेंट है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डिवीजन है, ये इसको यू कैन नॉट डिनाई दिस। आई मीन, इफ यू डिनाई इट विल बी अनफॉर्चुनेट। दैट इज द वर्किंग क्लास, both the working class of West Bengal is largely dominated by the people from other states. Also, the people who are very moneyed. I mean,
ये हम बोल ही सकते हैं कि मतलब जो वर्किंग क्लास है वो ज्यादातर डोमिनेटेड बाय द बिहारीज, स्पेशली इन द सिटी एरिया, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, एंड द मरवाड़ीज डोमिनेट द अपर पार्ट, लाइक द बिजनेस कम्युनिटी जो है वो मरवाड़ीज है, कुछ गुजरातीज भी है। तो इसके बीच जो बड़ा वाला हिस्सा है 80% से ज्यादा वो है बंगाली, बंगाली हिंदूज है, बंगाली मुस्लिम है। तो इनको हमेशा लगता है कि ये अगर बीजेपी आ जाएगा तो हमारा जो जो जगह है, जमीन है, जो भी है, ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। और बीजेपी ऐसा पॉलिटिक्स करता, अब देखिएगा बीजेपी का पॉलिटिक्स का नेचर, बीजेपी जो पॉलिटिक्स करता है वहां पे इतना ज्यादा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये हिंदी का बात करता है और हिंदी में बात भी करता है, कैंपेन भी करता है। मुझे पता ये इसको लेके बीजेपी के लोगों से हमारा चर्चा भी हुआ है तो उन्होंने कहा भी, क्या बोलते हैं वो, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है कि उनको ऐसा ममता बनर्जी जैसा लीडर नहीं मिल रहा है, आई मीन अनफॉर्चुनेटली, जो कि ओवरवेलमिंगली एक बंगाली आइडेंटिटी के साथ सामने आएगा। उन्होंने बहुत सारे लोगों को कोशिश किया लेकिन वर्कआउट नहीं किया। दिलीप घोष था एक जमाने में, और दिलीप घोष ने, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा बहुत उनको लोगों ने मान लिया था उन्हीं के टाइम पे। अगर आप देखिएगा तो उन्हीं के टाइम पे ये बीजेपी का जो सीट 3 से 77, 3 था 2016 में, तो वहां से 77 हो गया इन 2021। ये दिलीप घोष के टाइम पे हुआ है, उसके बाद ये घटते जा रहा है। तो उसको एक मतलब उनको तो शहरी एरिया का लीडर नहीं माना जाता था, लेकिन उनको गांव में उनका मैंने देखा है बहुत अच्छा, मतलब उनका एक इंप्रेशन उन्होंने बना चुका था। और मतलब ये आपको मानना पड़ेगा कि ज्यादातर सीट मतलब आई थिंक अबाउट 70-75% ऑफ द सीट्स आर इन द रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया। तो उस एरिया में दिलीप घोष का जो पकड़ था वो अच्छा था, और इसी के कारण इनका सीट बढ़ा था 2021 तक, जब तक वो स्टेट प्रेसिडेंट रहे। लेकिन उनके बाद ये आप प्लीज कंटिन्यू करें सर। उनके बाद देखिए, अब तृणमूल बीजेपी के अंदर भी मतलब ये हमेशा इनके बारे में इतना रिपोर्ट्स, मतलब इनके सारे बहुत सारे, जैसे पॉलिटिकल पार्टी में होता है, और कोई ओवरआर्चिंग लीडर नहीं है। जैसे कि केंद्रीय स्तर पर एक ओवरआर्चिंग लीडर है, एक लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी जी है, उसके बाद एक हायरार्की है एक्सेट्रा। यहाँ पे वैसा बहुत सारे लीडर्स है जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, और वो है भी बड़ा, तो उनका अपना अपना मतलब सर्कल्स होते हैं, अपना क्लास है, अपना एक्सेट्रा। तो ये एक ओवरआर्चिंग लीडर इनको चाहिए, जो पहले ये हो कि वो बंगाली हो पूरी तरह से, वो कभी नहीं बोलेगा कि हम ये हिंदी मतलब हम हमारा मतलब जो निर्भर है वो केंद्रीय दल नहीं है, या हिंदुस्तान का पॉलिटिक्स हम नहीं करेंगे, हम बंगाली पॉलिटिक्स करेंगे, बंगाल का पॉलिटिक्स करेंगे। तो ये एक, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम तो बीजेपी का है, मतलब तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है, तो वो बंगाल में है। तो ये एक, तो वो जो मैंने कहा टू सम इट अप कि तृणमूल कांग्रेस को लेके लोगों का प्रॉब्लम है, और लोग चाहता भी है कि एक पार्टी सामने आए। आई मीन अगर लेफ्ट आ पाता तो लोग लेफ्ट को वोट देते, लेकिन लेफ्ट का सिचुएशन अब वैसा नहीं है। तो क्या हो गया लेफ्ट के साथ, मतलब इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद बिल्कुल जनाधार खत्म हो गया उनका। आई मीन खत्म हो गया इसलिए क्योंकि देखिए, अगर कोई पार्टी 30-34 साल पावर में रहे, और उससे पहले भी वो जुट बना के और 5 साल रहे, 67 से 71 तक लेफ्ट लेड गवर्नमेंट था, तो मतलब करीब करीब 40 साल, पिछले 50 सालों में 40 साल, यहाँ 50 या 60 साल में 40 साल लेफ्ट रहा। तो जब एक पार्टी चला जाता है उतना दिन रहने के बाद, तो एक फेटीक जैसा होता है, एक फेटीक जैसा होता है, तो उसको आने में टाइम लगता है। जैसे कि आप देखिए सेंट्रल नेशनली कांग्रेस का भी वैसा हाल है कि एक फैटिक जैसा हो गया लोगों का, इतना दिन पावर में था तो ठीक है, अभी आएगा बाद में आएगा, अभी इतना जल्दी क्या है। तो वो यहाँ पे लेफ्ट को लेके मुझे लगता है फैटिक है। लेफ्ट कोशिश तो कर रहा है, और इनका नया जो एक लीडर है मीनाक्षी मुखर्जी बोल के, अच्छा काम कर रही है, मुझे लगता है अच्छा काम कर रही है हर जगह। जैसे कि ममता करती थी, हर जगह जाती थी, कोई भी प्रॉब्लम होता था वहां पे चले जाते थे, तो वो ऐसा करने का कोशिश कर रहा है। तो लेफ्ट मुझे लगता है इंप्रूव करेगा, लेकिन अभी भी वो सेकंड होने का पोजीशन में या फर्स्ट होने का पोजीशन में नहीं है। तो इस हालत में बीजेपी का चांसेस हाई है, लेकिन बीजेपी को उनका पूरा जो स्ट्रेंथ है उसको पहले तो उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उनका लीडर कौन है। आई मीन दो लीडर के बीच एक लड़ाई भी है, मैं मानता हूँ। तीसरा लीडर भी है, दिलीप घोष को उन्होंने साइडलाइन कर दिया, वो चाहता है कि उसको फिर से
स्टेट प्रेसिडेंट बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया था। तो एक कंफ्यूजन का माहौल है, जैसे कि आपने देखेंगे कि इंडिया जोट पे, इंडिया अलायंस में भी एक कंफ्यूजन का माहौल है। जब कंफ्यूज हो जाते हैं लोग तो वो रूलिंग पार्टी को ही वोट देते हैं, तो उसी के कारण रूलिंग पार्टी को वोट दिया जा रहा है। और शायद एक फैक्टर और भी है कि ममता एज अ लीडर अभी भी वो बाकी लोगों से आगे है, और इसका एक बहुत अहम मुद्दा यह है, अहम कारण यह है कि वो मतलब उनका जो प्रो पोर कुछ स्कीम्स जो है, करीब 70-80 ऐसा स्कीम्स है जहां पे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता है। तो इसका भी बहुत बड़ा असर है बंगाल के पॉलिटिक्स के ऊपर। एक आखिरी सवाल, मैंने बोला था कि पिछला ही आखिरी है, लेकिन ये लालच जा नहीं रहा मन से। मैं अभी बात कर रहा था अपने एक दूसरे जर्नलिस्ट साथी से जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कवर करते हैं, तो वो बता रहे थे कि संदेश खाली का जब मामला हुआ लोकसभा चुनाव से पहले, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको बहुत बड़ा बनाया, उसको बहुत बड़ा बना दिया था। लेकिन अभी जो ये मुर्शिदाबाद का मामला हुआ, मुर्शिदाबाद के मामले को पार्टी बहुत अच्छे से नहीं उठा रही है। मतलब सेंट्रल लीडरशिप जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो इसको बहुत प्रोमिनेंटली नहीं उठा रहा है। आपको भी लग रहा है क्या कि संदेश खाली को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फ्रंट फुट पे रह करके उठाया था, मुर्शिदाबाद के मामले पे पार्टी थोड़ा बच के कदम उठा रही है? ये फाइनल लास्ट सवाल है। हाँ, ये तो है कि जितना मतलब जितना होना चाहिए था, मतलब जैसा संदेश खाली में हुआ था वैसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। शायद उनका जो सेंट्रल लीडरशिप, मुझे पता नहीं क्या सोच रहा है, लेकिन एक चीज देखिए, हम लोगों को भी लगता है कि सबसे अहम मुद्दा जो मैंने बताया वो क्या है, वो है एंटी इनकम्बेंसी। वो हिंदू मुसलमान नहीं है, आप उसको हिंदू मुसलमान मत कीजिए। लोग ये कहता है, आप तृणमूल के खिलाफ बात कीजिए कि उन्होंने वो जो कर रहे हैं, जिस तरह से करप्शन कर रहा है, जिस तरह से ये स्कूल टीचर्स के नौकरी चला गया, ये सब कर रहा है। तो ये तो सारे इतना सारा इश्यूज है। जो इशू यहाँ पे नहीं है वो हिंदू मुस्लिम, उतना तनाव नहीं है हिंदू और मुसलमानों के बीच, है ना। तो इसको आप इशू क्यों बनाना चाहते हैं? ये मुझे पता नहीं, ये एक बहुत सालों से ये लेफ्ट के रूल में रहा, इसके कारण इस तरह से लोग बोलते हैं कि कोई और कारण है। लेकिन ये डिबेट बीजेपी के अंदर भी है कि देखिए, जो एंटी इनकम्बेंसी है उसके खिलाफ आप बोलिए, जो ममता के खिलाफ जो चीज है वो उसको लेके आप बोलिए। लेकिन इनको लगता है कि वो हिंदू मुसलमान ही, कुछ लोगों को लगता है कि हिंदू मुसलमान ओनली वे आउट है। जिस तरह से इन्होंने रामनवमी का, मान लीजिए, जिस तरह से इन्होंने रैली किया है, अब देखिए राम का इम्पैक्ट है बंगाल में भी अभी बड़ा है हाल में, लेकिन क्या उतना इम्पैक्ट है जो कि यूपी में है तो नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, है तो नहीं। ये लोग ऐसा कुछ नैरेटिव खड़ा करता है जिसका कोई बेस नहीं है। मतलब ये कभी कभी बोलता है कैंपेन में, बड़े लीडर बोलते हैं कि यहाँ पे दुर्गा पूजा होने नहीं दिया जा रहा। अरे भाई, और हर साल 10% दुर्गा पूजा बढ़ता है या 5% दुर्गा पूजा बढ़ता है, और बढ़ेगा तो ये शहर खत्म हो जाएगा। 1 महीने से दुर्गा पूजा चलते हैं, हम लोग दिमाग खराब हो जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि इतना दुर्गा पूजा इतना दिन नहीं होना चाहिए। तो लेकिन बीजेपी बोलता है यहाँ पे दुर्गा पूजा होने नहीं दिया जा रहा है। इसमें कोई बेसिस नहीं है। कौन इनको फीडबैक दे रहा है दिल्ली में, मुझे पता नहीं। ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सरस्वती पूजा होने नहीं दिया जा रहा, तो लोग तो देख रहे हैं, तो कैसे आपको ट्रस्ट करेंगे? आप बोलिए, आप अगर बंगाल में आके किसी को बोलिए, कोई बीजेपी आरएसएस के लीडर को आप बोलिए कि भाई दुर्गा पूजा यहाँ पे हमने सुना होने नहीं दिया जा रहा है, वो नहीं मानेंगे। क्योंकि हर साल इतना दुर्गा पूजा हो रहा है, 5 दिन का होना चाहिए, अभी 50 दिन का दुर्गा पूजा हो रहा है। अभी जनवरी से दुर्गा पूजा का कैंपेन चल रहा है। कैन यू बिलीव इट? दुर्गा पूजा का कैंपेन जनवरी से चल रहा है। हर मोड़े पे, हर मोहल्ले पे, हर नहीं, कुछ जगह में होर्डिंग लगाया गया है दुर्गा पूजा का, जो कि अक्टूबर में होगा। तो इस तरह से इनका कैंपेन होता है। तो ये ममता करती है, तो आप बोलते हैं कि दुर्गा पूजा नहीं होने दिया जा रहा है। अरे दुर्गा पूजा ही सिर्फ एक इंडस्ट्री है जो बंगाल में चलता है। हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट दुर्गा पूजा में होता है, और ये बड़ा है। 10-15 साल में दुर्गा पूजा सिर्फ एक इंडस्ट्री है बंगाल का, और आप बोल रहे हैं दुर्गा पूजा नहीं होने दिया जा रहा है। इसका कोई बेसिस नहीं है, कोई नहीं मानेंगे। तो इस तरह का फॉल्स नैरेटिव, ये गलत नैरेटिव है। ये अगर इस तरह का गलत नैरेटिव आप लाएंगे या हिंदू मुस्लिम करने का कोशिश करेंगे तो आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन इनका जो वीक पॉइंट्स है, तृणमूल का बहुत सारे वीक पॉइंट है। इतना करप्शन है, इतना लोग जेल में है,
उनका जो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल था इतना दिन से जेल पे बैठा हुआ है, ये सब उठाइए, सामने लाइए और इसके हिसाब से इनको पूछिए, इनको मतलब केस कीजिए, जो भी करना है कीजिए, फाइट कीजिए, जो कि बीजेपी करता भी है दूसरे स्टेट में। लेकिन यहाँ पे वही दुर्गा पूजा होने नहीं दिया जा रहा है, ये नहीं होने दिया जा रहा है, इस हिसाब से नहीं होगा ये। मतलब मुझे लगता है ये गलत है, ये गलत रास्ता है, क्योंकि दुर्गा पूजा होता है, बहुत सरस्वती बहुत पूजा बहुत भी होता है, शुक्रिया। सब ऑफ कैमरा में इसी तरह की बातचीत की उम्मीद रहती है, और आपने बहुत दिलचस्प तरीके से पश्चिम बंगाल की सिर्फ राजनीति नहीं बताई, बल्कि ये भी बताया आपने कि पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर के दिल्ली से जो कुछ जुमले गढ़े जा रहे हैं वो कैसे जमीन पर जाकर के फुस हो जा रहे हैं, और लोगों का भरोसा इसीलिए उन नैरेशनों को नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए ऑफ कैमरा में।